आज हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का प्रथम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें से रहेगा यूनिट नंबर 6 का जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स या इसी मेटल्स या एलिमेंट्स कहते हैं, यानी तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत। इसमें से 5 से 6 नंबर पूछा जाता है। 5 से 6 नंबर आता है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव में सूत्र वगैरह रहता है और सारी चीज़ लगा है। तो आज हम लोग प्रथम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रथम क्वेश्चन है आपका, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। गैंग का अन्य 3 नाम है, अपअयस्क, आघात्री, ये इसी को मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहने का मतलब होता है जो भी खनिज हम लोग प्राप्त किए थे और उस खनिज में जो भी मिट्टी के अंदर से निकाले, चाहे वो मिट्टी हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, यह सभी के सभी अशुद्धि रूप में रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। फ्लक्स किसको कहते हैं? फ्लक्स अयस्क में उपस्थित अघुलनीय अशुद्धि को हटाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जिस केमिकल का प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स को हिंदी में कहते हैं गालक कहते हैं। अच्छा, स्लेग किसको कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि यानी अयस्क फ्लक्स से रिएक्शन कर जिस द्रवित पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम लोग कहते हैं स्लेग कहते हैं। स्लेग को हिंदी में कहते हैं धातुमल कहते हैं। और मिश्र धातु किसको कहते हैं? धातुओं 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। तो इसी तरह आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 कहता है कॉपर पैराइट का सूत्र होता है। यह बहुत बार यह क्वेश्चन पूछे गए, कॉपर पैराइट का सूत्र क्या होता है? तो कॉपर पैराइट का जो मेरा सूत्र होता है, CuFeS2 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CuFeS2, यानी ऑप्शन नंबर बी। एल्युमिनियम कहता है एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? हेमेटाइड किसका अयस्क है? तो यह आयरन का अयस्क हो जाएगा। बॉक्साइड हो जाएगा इसका आंसर। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। यह जिंकाइट होता है। जिंकाइट का सूत्र रहता है ZnO। अच्छा, हेमेटाइट का सूत्र रहता है Fe2O3। बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O, बॉक्साइड। और एल्युमिनियम का ही अयस्क होता है और क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na3Al(F6). तो इस प्रकार से एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा बॉक्साइड। अब चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए? प्रचुर कहने का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। तो भूपर्पट्टी में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। 2 प्रश्न बहुत अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है। एक भूपृष्ठ पर भूपर्पट्टी और दूसरा हमारे शरीर पर। जो सबसे ज़्यादा भूपृष्ठ पर पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन, और 46% टू 49% होता है। दूसरा होता है मेरा सिलिकॉन,
जो 26% से 27.27%। तीसरा होता है हम लोग का एल्युमिनियम, जो 8.2 से 8.13%। आगे होता है मेरा आयरन, आयरन होता है मेरा 4%, 5% अप्रोक्सीमेटली। यह जो होता है हमारा, यह ऑक्सीजन, यह होता है मेरा ओ धातु, ओ धातु में आता है। अच्छा, सिलिकॉन जो होता है यह उपधातु होता है। और एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम होता है हमारा धातु, और यह जो होता है मेरा धातु होता है। तो इसका आंसर हमारा चला जाएगा, कहता है भू निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपृष्ठ में पाया जाता है। अगर धातु बोलेगा तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, एल्युमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम हो जाएगा। अगर कहता ओ धातु तो ऑक्सीजन, अगर कहता उपधातु तो सिलिकॉन। तो इससे सर अगर कहे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा गैस पाया जाता है हाइड्रोजन। कहेगा भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। भविष्य का ईंधन भी पूछेगा तो हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा। अगर पूछेगा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन। अगर भूपृष्ठ पूछा, भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा गैस कौन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। या धातु पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। अब प्रश्न कहता है सीने बार जो है यह किसका अयस्क है, तो पारा का अयस्क है। सीने बार जो है यह पारा का अयस्क है। पारा का अयस्क क्या है, सीने बार। और सीने बार का जो सूत्र होता है वो होता है HGS होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, सीने बार का है पारा का है। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह एक ऐसा धातु है जो केवल द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। अगर पूछेगा तो एक ऐसा ओ धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वह हो जाएगा आपका द्रव अवस्था में पाए जाने वाले ओ धातु ब्रोमीन हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछा जाए पारा प्लस धातु, यह क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। पारा और धातु क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए अम्लराज किसको कहते हैं, अम्लराज, तो एक होता है अम्लराज, एक होता है एक्वारिजिया, जिसको हम लोग कहते हैं अम्लराज ही लिख दें, अम्लराज। इसको इंग्लिश में एक्वारिजिया कहते हैं। एक्वारिजिया क्या हो जाएगा, तो 3 पार्ट में HCl और 1 पार्ट में HNO3, एक पार्ट में HNO3 होता है। यानी 3 पार्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और 1 पार्ट में क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड होगा। अगर इस अम्लराज में अगर कोई भी दुनिया का, जैसे हो गया आपका प्लेटिनम हो गया यानी सोना हो गया, तो उसको भी गला देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6ठा नंबर प्रश्न, और 6ठा नंबर प्रश्न है हमारा कि जिंक ब्लेंड जिसका सूत्र क्या होता है, जिंक ब्लेंड का होता है ZNS कहता है जिंक का निष्कर्षण होता है, जिंक का निष्कर्षण होता है। तो जब भी आ गया S तो उसका हम लोग करते हैं भर्जन या फेन प्लवन विधि करते हैं, तो भर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी और सी में यह तो मेरा होगा नहीं, और नहीं तो ऑप्शन नंबर सी डी होगा। अब कहते हैं आगे चल के कि कौन सा धातु का यूज किया जाए, तो अन्य धातुओं से करते हैं, नहीं तो कार्बन से हम लोग करते हैं। तो जिंक ब्लेंड का निष्कर्षण हम लोग किससे करते हैं, भर्जन तथा कार्बन के अपचयन से करते हैं। अपचयन किसको कहते हैं, अपचयन। 3 शब्द आता है, एक होता है अपचयन, एक होता है अपचयन, एक होता है ऑक्सीकरण। केमिस्ट्री में 2 शब्द होता है, और बायो में जो है और 2 शब्द होता है, जिसको कहते हैं उपापचय।
केमिस्ट्री में जो अपचयन कहते हैं ऑक्सीजन का छिनना या ऑक्सीजन का निकलना, यह कहलाता है अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। अच्छा, उपापचय किसको कहते हैं? जिसमें मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों की प्रक्रिया होता है, उसको कहते हैं उपापचय। मेटाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, यह बायो के क्लास में हम ही आपको बताएंगे कि कैसे होता है उपापचय। जिसका उपापचय, जिस व्यक्ति में उपापचय की प्रक्रिया होता हो तो उसको कहते हैं स्वस्थ मनुष्य, और जिसमें उपापचय की प्रक्रिया ना होता हो तो उपापचय करवाने के लिए, जैसे हम लोग कभी कभी जो है ना ज़्यादा खा लेते हैं तो कच्चा पक्का ढकार देता है, तो उसको कहते हैं कि उपापचय का टैबलेट देता है, जो जिसमें कहते हैं मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का देता है डॉक्टर, दवाई देता है। तो वो उपापचय हम बायो के क्लास में डिस्कशन अच्छा से करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भर्जन तथा कार्बन के अपचयन द्वारा। प्रश्न संख्या 7 कहता है स्पेल्टर है, तो स्पेल्टर क्या है? तो स्पेल्टर है मेरा अशुद्ध जिंक। स्पेल्टर है हमारा अशुद्ध जिंक, अशुद्ध जिंक, शुद्ध नहीं हो सकता है, अशुद्ध जिंक होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? बी। तो स्पेल्टर, इस अलाखे जो है ना क्लास में हम डिस्कशन किए थे स्पेल्टर क्या चीज़ होता है, ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है। डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है, तो डोलोमाइट खनिज किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम। डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है मैग्नीशियम। और कैल्शियम जो होता है यह होता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम के कार्बोनेट, कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम के कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? चूना पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर। कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड CaOH जो हमारा एंटासिड के रूप में कार्य करता है, हम लोग जो कोलगेट के वगैरह में यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? इसका यह क्षार के रूप में कार्य करता है ताकि हमारा पेट की अम्लता को दूर करता है। नीला थोथा, नीला थोथा को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ब्लू वेट्रियोल कहते हैं, ब्लू वेट्रियोल, यह इसका जो है व्यापारिक नाम है, व्यापारिक नाम। इसका व्यापारिक नाम और होता है तूतिया, तूतिया, ये इसी को कहते हैं नीला थोथा, नीला थोथा कहते हैं, नीला थोथा कहते हैं। और नीला थोथा की इंग्लिश में कहते हैं ब्लू वेट्रियोल, ब्लू वेट्रियोल, ब्लू वेट्रियोल कहते हैं। और ब्लू वेट्रियोल का सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O। CuSO4 इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं, जो आयोडीन जैसे पोटासियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है, वो सब रिएक्शन भी देखेंगे। अच्छा, और CuSO4 × 2H2O जो होता है, यह होता है जिप्सम का, जिप्सम का होता है, जिप्सम का। अच्छा, जिप्सम अगर यहीं पे रहता CuSO4 × हाफ H2O, तो इसको हम लोग कहते हैं POP, POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर रहता BP जिसको हम लोग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका सूत्र होता है CaOCl होल Cl, CaOCl होल Cl कहते हैं। ये इसी को समेट के लिखेगा CaCl2, इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसी प्रकार से कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कहेगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म कहेगा जो बेहोशी के दवा होता है, यह CHCl3 कहेगा। अगर विनाइल क्लोराइड कहेगा, विनाइल क्लोराइड, तो इसका सूत्र हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl कहते हैं। जैसे कहेगा फिनॉल का सूत्र, तो इसका फिनॉल का कहेगा, तो इसका हो जाएगा C6H5OH कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, इस तरह से बेंजीन रिंग से जुटा रहेगा OH, इसको फिनॉल। इसे सब क्लास में हम कर चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। प्रश्न संख्या 10 में देखिए, कहता है कॉपर सल्फेट के घोल में, कॉपर सल्फेट, एकदम ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को जो है ध्यान से किया जाता है। कॉपर सल्फेट जैसे क्या कहा तो तुरंत हम कॉपर अभी ऊपर देखे थे, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट होगा कॉपर का सल्फेट। अच्छा, आगे देखते हैं, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक Ki डालने पर, Ki डाला जा रहा है, Ki, तो Ki कई गो भाग लेगा? तो 2 गो, Ki
इसके साथ रिएक्शन करता है तो हम बताए थे ये सभी एक आयनिक घोल होता है, और आयनिक बॉन्ड जब भाग लेता है इसका 2 इकाई धन आवेश, इसमें 2 इकाई ऋण आवेश होता है। यह धन आवेश 1 इकाई ऋण आवेश, 1 इकाई धन आवेश, 1 इकाई ऋण। इसका प्लस वाला पार्ट इसके माइनस वाले के साथ लेके चल जाता है, यानी CuI2 ये क्या निकल जाएगा, CuI2 श्वेत अवक्षेप के रूप में निकलता है, और साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, K2SO4 निकल जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर Cu। यहाँ पूछा है क्या, अधिक डालने पर उजला अवक्षेप को कहते हैं PPT कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, और यह इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी CuI2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो विद्युत विच्छेदन प्राप्त करता है, कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन प्राप्त करता है। तो यदि विद्युत विच्छेदन कर दे तो विद्युत विच्छेदन कर देगा तो हमारा चल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैल्शियम हो जाएगा विद्युत विच्छेदन। यदि विद्युत विघटन कहता तो कहता कॉपर। विद्युत यहाँ पूछा है विद्युत विच्छेदन क्या होता है, तो विद्युत विच्छेदन किसके द्वारा होता है, कैल्शियम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जिंक ब्लेंड। अभी कुछ देर पहले देखे थे ZNS, जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है, ZNS, जिसमें भी सल्फाइड आ जाए उसका जो हम लोग सांद्रण करते हैं, उसका सांद्रण करते हैं पहला भर्जन को इंग्लिश में कहते हैं रोएस्टिंग करते हैं। यह तो इसी को यह तो और भी और शुद्धिकरण करना चाहते हैं तो फेन प्लवन विधि द्वारा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या लिया, कहता है गुरुत्वीय चुंबकीयकरण विधि द्वारा नहीं, चुंबकीय पृथक्करण फेन प्लवन विधि द्वारा हो जाएगा। गुरुत्वीय चुंबकीय विधि द्वारा क्या होता है, तो गुरुत्वीय चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा हमारा होता है जो कोई 2 अयस्कों में से एक अयस्क भारी हो तथा दूसरा अयस्क हल्का हो तो उसको धरती के समतल जमीन पर रखा जाता है और उसके साथ क्या जाता है, पानी का जग प्रवाहित किया जाता है, जिससे जो भारी अयस्क होता है वह अपना समतल धरातल पर रहता है और छोटा अयस्क क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। चुंबकीय पृथक्करण में से दो अयस्क में से प्रथम कोई एक अयस्क चुंबकीय गुण को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें से हम 2 व्हील लेते हैं और दोनों व्हील पर फीता चढ़ा देते हैं और फीता चढ़ा करके इसको क्या करते हैं, इसमें उसके व्हील के ऊपर हम लोग चूर्णित अयस्क को चूर्ण करके इसमें प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या होता है जो चुंबकीय गुण को रिप्रेजेंट करने वाला रहता है धातु वह चुंबकीय बिल की ओर तथा जो चुंबकीय गुण को रिप्रेजेंट करता है वह चुंबक के बाहर निकल जाता है। तो इसका हो जाएगा फेन प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का संधारण किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को प्रेरित कीजिए और रोज ही यह कार्य चलता रहेगा। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके आपको कितना इस प्रश्न में कितना प्रश्न का आंसर आप जानते थे।